हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ईएमएफ। अब हम आगे पढ़ेंगे फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ है क्या? एक्चुअल में ईएमएफ जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या किया था, एक हमारे पास ये पूरा रीजन में मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लग रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लग रही है इस पूरे रीजन में। फिर क्या किया था, यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर थी और यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस आर था। हमने क्या किया, हमने यहाँ से पकड़ा, इस रेजिस्टेंस से पकड़ा और इसे पुल करना शुरू किया विद वेलोसिटी वी। जब हमने इसको पुल किया तो इसमें क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आ गया। तो हमने क्या चेक किया था, जो रीजन, जो वायर का रीजन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था उस पर भी वेलोसिटी v इस तरफ को है। तो हमने v क्रॉस b लगा के करंट की डायरेक्शन देख ली थी। तो v इस तरफ को है, तो v क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इसे ऐसे रखना पड़ेगा। और ये इस तरफ, इसका मतलब जो चार्जेस होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे इस वाली में। तो ये हम कर चुके हैं, तो ये करंट कुछ ऐसे चलेगा, ये हम कर चुके थे, ठीक है। तो फैराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया। फिर उसने क्या किया, उसने सेम, यही सेम वे रखा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फिर से ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। यहाँ पे फिर से वही चीज, कंडक्टिंग वायर विद रेजिस्टेंस आर। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा उसने एक्सपेरिमेंट में चेंज किया। उसने एक्सपेरिमेंट में चेंज क्या किया, उसने इसको पकड़ के पुल नहीं किया वहां से, ठीक है, इसको पकड़ के इस तरफ को पुल नहीं किया। उसने इसकी बजाय इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को पुल किया। तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को पुल करना मतलब विद वेलोसिटी, मतलब इस तरफ को उसने पुल कर लिया मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को। अब सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को पुल करता हूँ तो मैं रिलेटिविटी में सोचूं, ठीक है। तो रिलेटिविटी फैराडे लॉ, मतलब जब फैराडे था तब रिलेटिविटी इतनी नहीं थी, ठीक है, रिलेटिविटी के बारे में उसको इतना नहीं पता था। तो उसने कुछ रिलेटिविटी नहीं सोचा। हम सोच सकते हैं, अभी हमें क्योंकि पता है, हम क्या सोच सकते हैं, ये वेलोसिटी v सीधा जाएगा, तो इसका मतलब इसके रेफरेंस फ्रेम में, मैग्नेटिक फील्ड के फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वायर है ये इस तरफ को जा रही है, इसके रेफरेंस फ्रेम में। लेकिन उस टाइम पे रिलेटिविटी नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने इसको पुल किया तो ये जो वायर है, ये जो वायर है ये हम सिर्फ सामने से देख रहे हैं, ठीक है, इसको पुल किया मैं सामने से देख रहा हूँ, ये एट रेस्ट ही है, ठीक है। ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये वर्टिकल वायर, ये एट रेस्ट ही है, ये मूव नहीं कर रही अगर आप सामने से देख रहे हो तो, ठीक है। सिर्फ मैं इस रीजन को इस तरफ को पुल कर रहा हूँ। अगर ये ऐसे के ऐसे ही है, एट रेस्ट है, ठीक है, तो उसने एट रेस्ट पे तो इसको देखा कि ये एट रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था जो इंड्यूस्ड करंट था। अब सोचने वाली बात होगी उसके लिए कि ये इंड्यूस्ड करंट किस वजह से आया, क्योंकि उसको तो ये तो लग नहीं रहा था कि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, क्योंकि इस वायर का वेलोसिटी v से मूव करना बहुत जरूरी था, जैसे यहाँ पे ये कर रहा था, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी v से मूव कर नहीं रहा, ये तो एट रेस्ट पड़ी है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया, मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b, तो v, ठीक है, v इस तरफ क्रॉस b, तो इसलिए ये आ गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये मूव कर रहा है, लेकिन जिसमें करंट आना चाहिए वो तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें इंड्यूस करंट आना चाहिए लेकिन ये तो मूव ही नहीं कर रहा है हमारे सामने। अब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो वहीं पे वहीं पड़ा है। तो ये अगर ये मूव नहीं कर रहा तो मतलब इसके वायर के अंदर जो चार्जेस पड़े हैं वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, चार्जेस मूव नहीं कर रहे, ठीक है, विद वेलोसिटी भी अगर वो मूव करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगती, ठीक है। तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसी कौन सी चीज है कि हमारे पास फिर भी इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में या फिर इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। सबसे पहले तो उसका मेन क्वेश्चन ही है था। तो उसने सोचा कि जो अगर हमारे पास चार्ज है, अगर वो मोशन में, उसको कौन ला सकता है, या तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लग जाती तो ये ऊपर की ओर चले जाता। दूसरा कौन कर सकता है ऐसा, दूसरा कर सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने थोड़ा सा माइंड लगाया कि मे बी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, ठीक है। वहां से इसने सोचा कि मे बी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है जिसके कारण जो चार्ज है वो मोशन में आ रहे हैं, ठीक है, जहां से ये कंसेप्ट आया। तो उसने सिर्फ इतना सोचा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट लगाया। फिर दूसरी चीज, एक साथ ही तीसरा एक्सपेरिमेंट भी किया उसने। तो यहाँ से उसको थोड़ा सा एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है।
ठीक है, तभी चार्ज हमारा मोशन में आ सकता है, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा है तो ये तो मूव कर नहीं रहा है, रेस्ट पे पड़ा है, तो उसे मोशन में कौन ला सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो वो उसे मोशन में ला सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, तीसरा एक्सपेरिमेंट भी दूसरे के साथ मिलता हुआ था। इसमें क्या था, सेम ही चीज थी, सेम ही रेजिस्टेंस था, सेम ही सब कुछ था, मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब टाइम के साथ वो चेंज कर रही थी, मतलब फ्लक्स चेंज होना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना। तो तब भी और यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि देखने वाली बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो मोशन में नहीं है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रही, क्योंकि ये मोशन में थोड़ा नहीं है। अगर ये मोशन में होती है वायर तो मैं लगाता कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये मोशन में भी है, तो क्यू वी क्रॉस बी लगाओ, लोरेंट्स लो, तो यहाँ पे चार्ज की मोशन आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया और ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन दोनों से उसने ये एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण चार्ज मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, मैथमेटिकली ई डॉट डी एल, दिस इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में क्या था, ये था हमारे पास ईएमएफ। एक्चुअल में हमने एक ईएमएफ क्या लिखा था, जब मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी तब हमने ईएमएफ क्या लिखा था, हमने लिखा था ईएमएफ इज इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक डॉट डी एल, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है। ये जो एफ मैग्नेटिक है ये क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायमेंशंस बना रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है। यहाँ पे उसने क्या लगा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डॉट डी है। और ईएमएफ को मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से मेरे पास माइनस ऑफ डी बाई डी टी बी डॉट डी एस बनेगा, बी डॉट डी ए ये होता क्या है, फ्लक्स, इसे मैंने फाई को लिखा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इंटीग्रल बाहर रख लेते हैं, डी बाई डी टी इंटू पी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर इस तरफ को खींचूंगा इस पूरे रीजन को, ठीक है, पुल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। यहाँ पे भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी बी बाई डी टी डॉट डी ए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पे मैं स्टोक्स थ्योरम लगा सकता हूँ, तो अगर मैं इस पे स्टोक्स थ्योरम लगाऊं तो ई डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम लगाने के बाद डेल क्रॉस ई, लाइन इंटीग्रल जो होता है वो सबसे पहले किसमें चेंज होता है, सरफेस इंटीग्रल में, तो ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक से बना रहा हूँ और यहाँ ऐसे लिख दिया सरफेस इंटीग्रल डॉट डी ए, तो डेल ई डॉट डी एल को मैं ई डॉट डी एल को ये लिख सकता हूँ, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा सरफेस इंटीग्रल था, डॉट डी ए लिखा था, तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके लिख सकता हूँ डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी टी। इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। और ये हमारा कौन सा फॉर्म था, इंटीग्रल फॉर्म, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा। अब ये चीज क्या बता रही है, ये चीज बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करेगी, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब होगी, तब हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। ये रिलेशन ये बता रही है। तो उसने भी इस चीज को प्रूव किया, पहले उसने सोचा उसके बाद उसने ये प्रूव किया। फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपके स्क्रीन पर है। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि हमारे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसका रेडियस ए है, और इसमें जो करंट है वो फाई कैप डायरेक्शन में है, और साथ में क्या बोल रहा है, करंट इज वेरिंग विद टाइम, जो हमें चाहिए एक्चुअल में, करंट इज वेरिंग विद टाइम। तो एक हमारे पास सोलिनॉइड है, उसमें करंट चल रहा है, तो इस सोलिनॉइड कुछ ऐसा होता है, ऐसे वायर्स लगी होंगी, ठीक है। जो करंट है वो वेरिंग विद टाइम है, इसका जो रेडियस है वो ए है, और इसमें जो टर्न्स हैं वो कितनी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये एन गिवन है हमारे पास।
ये गिवन है। अब उसने बोला है कि जब टाइम वेरिंग करंट यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, मतलब ये अगर मेरा सोलिनॉइड होता, इस पे मैं अगर वायर्स को ऐसे कर्ल कर देता वायर इसके अराउंड, ठीक है, तो और करंट जो हमारा है वो टाइम के साथ वेरी करता, ठीक है, इसमें से वायर्स में से करंट जा रहा है लेकिन टाइम के साथ वेरी करता, तो उसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा या होगा कि नहीं होगा और कितनी वैल्यू होगी उसके, ऐसे ही लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण ही बाहर, इस सोलिनॉइड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी कि नहीं होगी और उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो वो वैल्यूज बतानी है हमें। तो अभी हम कर चुके हैं, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। ईएमएफ होता है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैंने क्या किया, अब मैं इसको थोड़ा आसान वाला डायग्राम बना रहा हूँ, तो सोलिनॉइड आपको पता लग गया कैसा होता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे और स्मॉल एट अ स्मॉल रेडियस आर, ठीक है, एक मैंने एम्पियर लूप बना दिया। मैंने इनसाइड चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने क्या किया, एक रेडियस आर का एक एम्पियर लूप बना दिया। लूप बनाने पे अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है, इन इन पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा, ठीक है, इन पॉइंट्स पे मेरे को क्या चेक करना है, या मान लो इस पॉइंट पे चेक करना है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इनसाइड होगी एट रेडियस आर। तो मैं क्या करूंगा, एम्पियर लूप बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड अगर लॉन्ग सोलिनॉइड है, लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो हमें सिंपल क्या करना है, इसे टाइम के साथ वेरी करवा देना है बस। तो म्यू नॉट एन आई ये किसके लिए है, फॉर स्मॉल आर लेस देन ए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यही होती है, और लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, विच इज जीरो, आर ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे जीरो होती है आर ग्रेटर देन ए पे, ये हमें पता है। फाइव को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी ए, ठीक है, बी डॉट डी ए। तो यहां से ये बन गया ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, अब करंट टाइम का फंक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो मैं डी बाई डी टी को अंदर लेके जा सकता हूँ, तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ डी पी बाई डी टी डॉट डी ए। तो एक्चुअल में ये भी किया जा सकता है, ठीक है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, मैं वेक्टर डाल नहीं रहा चाहे तो ऐसे डाल दो चाहे। अब जो मैंने एम्पियर लूप बनाया था, ठीक है, एम्पियर जो लूप बनाया था उसका रेडियस आर था, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर हर एक सर्कल के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो ई बाहर डी है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, टू पाई आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी पी बाई डी टी, ये बनेगा म्यू नोड एन डी आई बाई डी टी, म्यू नोड एन डी आई बाई डी टी डी ए। अगर मैं डी ए, ये जो एलिमेंट है मेरे पास डी ए, इसका मतलब ये एरिया, एक्चुअल में ये क्रॉस सेक्शनल, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे सोलेनॉइड का, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ इतने पार्ट में लेना है हमने, सिर्फ इस एम्पियर लूप के अंदर। तो ये एरिया है कितना, सिंपली पता चल रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपली पता चल रहा है पाई आर स्क्वायर। लेकिन मतलब हमें चेक क्या करना है, क्योंकि बी डॉट डी एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है फ्लक्स, ठीक है, सोचना भी है, ये होता है फ्लक्स। तो हमें क्या चेक करना था कि इतने लूप, इस एम्पियर का जो मैंने लूप बनाया उसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है बाहर, ठीक है, उसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो बी डी बी बाई डी टी कर दिया, डॉट डी ए कितना है, ये पाई आर स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली में अगर मैं डी बाई डी टी को बाहर निकालूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मेरा क्या है, फ्लक्स है जो इसमें से पास हो रहा है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरिंग फ्लक्स है, तो डी बाई डी टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा यहाँ से। अब मैंने इसे पाई आर स्क्वायर कंप्लीट लिखा है, तो इंटीग्रल हटा दूंगा, क्योंकि डी एलिमेंट था, इसको मैं इंटीग्रेट किया है, तो डी एलिमेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो एरिया होगा, ठीक है, और एरिया कितना है मेरा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस ऑफ म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू पाई आर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी
बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया, डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन होगी इसकी, क्योंकि मैंने लिखा था ई डॉट डी है, तो अगर मेरा करंट, ठीक है, अगर मेरा करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है करंट भी, ठीक है। तो करंट मेरा फाई कैप डायरेक्शन में था, ये मेरा फाई कैप डायरेक्शन में था। तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो ई डॉट डी एल करना है, तो मेरे को इसको भी फाई कैप डायरेक्शन में घुमाना है साथ साथ। तो डॉट डी एल का मतलब छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया, तो इस पूरे सर्कल को इंटीग्रेट करना मतलब फाई कैप, ठीक है, तभी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये फाई कैप डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ से। तो ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर लेस देन कैपिटल ए पे है, ठीक है, आर लेस देन कैपिटल है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी कि नहीं होगी। ये तो अंदर की बात कर दी, अब बाहर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर देखने के लिए हमें क्या करना है, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉर आर ग्रेटर देन ए, बाहर कोई पॉइंट होगा। अगर कोई बाहर पॉइंट होगा तो मैं क्या करूंगा, एक फिर से एम्पियर लूप बनाऊंगा ऑफ रेडियस, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ, अभी से हटा रहा हूँ इनसाइड वाले को, तो ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। एक मैंने एम्पियर लूप बनाया, इसको ऊपर बना लेते हैं कुछ ऐसा, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये मैंने एम्पियर लूप बनाया, ठीक है। अब सेम चीज करनी है ई डॉट डी एल। क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड जीरो होती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इस पॉइंट पे जीरो होगी तो आप क्या सोचोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये गलत है, ठीक है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो आप सीधा ये नहीं कर सकते कि इस फॉर्मूले से बी को जीरो पुट किया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई, गलत है। एक्चुअल में आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये क्या लिखा है मैंने, फ्लक्स। इसका मतलब ये जो आपने एम्पियर का लूप बनाया, ठीक है, एम्पीरियन लूप बनाया आपने, उसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है, इस पूरी चीज को देखना है, सिर्फ बी को मत देखना, पूरी चीज को देखना है, इस पूरे सर्कल में से फ्लक्स कितना जा रहा है। तो इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है, सिर्फ इतने वाला सर्कल, सिर्फ यहाँ तक, मतलब ये वाला सर्कल, ठीक है। तो सिर्फ इतना फ्लक्स इसमें से जा रहा है, मतलब यहाँ तक, उसके बाद नहीं फ्लक्स जा रहा, तो आपको फ्लक्स देखना था। तो वह लगा लेते हैं ई डॉट डी एल, तो ई इंटू टू पाई आर, क्योंकि फिर से टू पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। एक्चुअल में बी भी पता है, म्यू नॉट एन आई, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ऑफ टी डी ए। यहाँ पे एरिया बहुत सोचने वाली चीज है, यहाँ पे एरिया सिर्फ उतना लेना है जितने में से फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स सिर्फ इतने में से जा रहा है, इसका मतलब इतने का एरिया कितना था, पाई ए स्क्वायर, सिर्फ इतने हिस्से में से फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इंटीग्रेशन, में यहाँ क्या था डी ए, तो ये इंटीग्रेशन हटा के मैं डी ए पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका एरिया बनेगा, तो इसका एरिया क्या था, पाई ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस डी बाई डी टी म्यू नोड एन आई ऑफ टी इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ म्यू नोट एन आई ऑफ टी डी आई ऑफ डी टी इंटू पाई ए स्क्वायर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी आएगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर से वही लगा रहा हूँ, फाई कैप, ठीक है। तो ये माइनस फाई कैप बन जाएगा यहाँ से, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आउटसाइड के लिए। फिर आता है हमारे पास इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में है क्या, जैसे इंडक्टर होता है ना, कि एक चोक या जिसे हम कॉइल बोलते हैं, जैसे ये रोड है, इसके राउंड में क्या कर दूंगा, वायर को रोटेट कर दूंगा, कर्ल कर दूंगा इसके राउंड पूरे पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉइल बन जाता है। ऐसे ही इंडक्टेंस को हमें अगर समझना है, हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं, इसे मैं लूप वन नाम दे रहा हूँ, इसे मैं लूप टू, कोई भी रैंडम टू लूप्स, ठीक है। एक लूप, ये एक वायर कंडक्टिंग वायर है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें जो करंट चल रहा है उसे मैं आई नाम दे रहा हूँ। इसके करंट की वजह से, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है, इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है, ये भी वायर की लूप, इसमें करंट चलेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इसमें से पास करेंगी, इस लूप में से,
ठीक है, तो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे वाले, नीचे भी एक सर्कल है, ठीक है, नीचे वाली वायर के कारण ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इस वायर, इस लूप के कारण इसमें से फ्लक्स आएगा, इसके कारण इसमें से फ्लक्स होगा, तो इसमें से जो फ्लक्स होगा उसे मैं नाम दे रहा हूँ फाई टू, इसमें से इस करंट की वजह से आया। तो मतलब जितना मेरा करंट इसमें बढ़ता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप को क्रॉस करेंगी वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ M21 इंटू आई। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो इसका इसके साथ है या फिर इसका इसके साथ है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये एक सिर्फ और सिर्फ ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M21, टू क्यों, टू के साथ वन का या वन के साथ टू का, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वो आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला टू के साथ वन का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ शेप पे, एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज लूप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, शेप पे, साइज पे, एंड जो लास्ट चीज है वो क्या है, लूप्स में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका जो एक बहुत बड़ा फायदा है, प्लस वन प्लस टू में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये था M21। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां से करंट को हटा देता हूँ, ये सिर्फ एक लूप रहेगी, ठीक है, इसकी थोड़ा अलग दोबारा से बना देता हूँ। एक मेरे पास लूप थी, एक मेरे पास ये लूप थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लूप थी, ये सेकंड थी। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अब करंट चल रहा है, इसमें करंट नहीं चल रहा, ठीक है, अब इसमें चल रहा है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की ओर, लेकिन जो लाइंस ऊपर की ओर है वो सर्कल बना के नीचे से इसमें से पास करके, क्योंकि हमें कंप्लीट सर्कल तो बनाना ही पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो ऊपर की ओर है लेकिन वो घूम के कर्ल करेंगे, मतलब पूरा सर्कल बनाएंगे, इसका मतलब वो इसमें से भी पास करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ इसमें से भी पास करेंगे। तो मतलब इसकी वजह से, इसमें करंट की वजह से यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा। अब करंट किसका है, सेकंड का, फ्लक्स किस में आ रहा है, फर्स्ट वायर में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फाई टू था, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वन में फ्लक्स आ रहा है, किसके कारण, टू के करंट के कारण। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाई वन, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए M12, ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनटू आई, ठीक है। जो लास्ट चीज है इसे हम ड्राइव नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। एक्चुअल में देखा गया कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, जब करंट इसमें चल रहा था और फ्लक्स इसमें देखा गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये थी। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, करंट इसमें चलाऊं और इसमें फ्लक्स देखूं, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी वो एक्चुअल में दोनों इक्वल ही आएंगी हमेशा। इसको मैं M लिख सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एक चीज है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व हो जाएंगे, कि चाहे करंट यहाँ से चल रहा हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये तभी इक्वल होंगे अगर दोनों में पहले यहाँ पे करंट आई था तो बाद में यहाँ पे भी करंट आई है, आई करंट सेम रहना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे फिर। तो आई करंट एक तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले वही आई करंट यहाँ से चलाया था, उसके बाद आई करंट हमने यहाँ से चला दिया, तो इसलिए ये आया और ये आया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो पॉइंट को याद रखना, इसी पॉइंट को याद रख के हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी बताएगा, कैसे इसका यूज करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में है क्या कि हमारे पास एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है और उसके अंदर एक शॉर्ट सोलिनॉइड है। तो शॉर्ट सोलिनॉइड का रेडियस ए दे रखा है, इसका रेडियस बी दे रखा है। शॉर्ट सोलिनॉइड में करंट आई चल रहा है और शॉर्ट सोलिनॉइड के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो है N1, इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2, ठीक है। और इस शॉर्ट सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो है L। तो हमें ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास इस शॉर्ट सोलिनॉइड में करंट आई चलेगा, शॉर्ट सोलिनॉइड में जो करंट आई चलेगा उसके कारण जो लॉन्ग सोलिनॉइड है उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, इसमें करंट आई चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो इसमें फ्लक्स आएगा। लेकिन ऐसे करना, ऐसे ऐसे ही सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम इजी वे में चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन इतना ही था लेकिन अब हमें चेंज करना है इसे इजी वे में, किसका यूज करके, म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी का यूज करके।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता है कि इसके साथ जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वही इसके साथ इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो हमें इसका यूज करना है। तो कैसे करेंगे हम यूज, जो गिवन है क्वेश्चन में करंट इसमें से पास कर रहा था, हम क्या करेंगे इसमें से करंट को हटा देंगे, लेकिन सेम ही करंट हम इसमें से पास करवाएंगे, सेम ही करंट, ठीक है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो इसमें भी ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन सेम करंट होना चाहिए और सेम डायरेक्शन रखनी है। तो सेम करंट इसमें से पास करवा दिया। करंट को यहाँ से पास करवाने के बाद हमें पता है कि लॉन्ग सोलेनोइड में से जब पास करवाते हैं करंट, तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड में से जब पास कराते हैं, तो इसमें अगर करंट चल रहा है लॉन्ग सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनोइड के कारण इनसाइड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई। अब लॉन्ग सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इनसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड हमारी म्यू नॉट N2 आई, ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड। यही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास करेगी क्योंकि ये भी इनसाइड पड़ा है सारा का सारा, शॉर्ट सोलेनोइड। अब हमें पता है फ्लक्स हमें देखना है, जो शॉर्ट वाले को मैं 1 नाम दे रहा हूँ, लॉन्ग वाले को मैं 2 नाम दे रहा हूँ। इसकी वजह से 2 की वजह से 1 में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो फ्लक्स तो 1 में आया, तो φ1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन उससे भी अभी रहने देते हैं, फाई होता क्या है, फाई होता है बी डॉट डी, फाई होता है बी डॉट डी, बी हमें पता है म्यू नॉट N2 आई, म्यू नॉट N2 आई एरिया। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है, पहले मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये जितने भी मेरी सर्कुलर टर्न्स हैं उसे मैं गायब कर देता हूँ, सिर्फ एक टर्न को देखता हूँ। तो इसका मतलब सिर्फ एक टर्न में से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहाँ से गुजरेंगी, सिर्फ एक टर्न में से, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, सिर्फ एक टर्न में से। अब मैं करता हूँ सारी टर्न्स को इंक्लूड, सारी टर्म्स को मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करूंगा, सारी टर्म्स को इंक्लूड करने के लिए मेरे को पता है नंबर ऑफ टर्म्स पर लेंथ कितनी है इसकी, N1, इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्म्स मेरी कितनी है, क्योंकि ये टर्म्स होता है N, हो जाएगा N1 इंटू L। तो टोटल टर्म्स मेरे पास कितनी है, N1 इंटू स्मॉल एल। तो जो मेरा इस पूरे में से फ्लक्स होगा, ये तो मैंने सिर्फ एक लूप में से निकाला, सिर्फ एक सर्कल में से, जो पूरे में से होगा, टोटल लिख देता हूँ, टोटल या फिर शॉर्ट सोलेनोइड में से, तो हो जाएगा N1 इंटू एल, इसे मल्टीप्लाई करना था टर्म से, और साथ में ये म्यू नॉट N2 आई पाई ए स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स होगा इस शॉर्ट में से होगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन हमें पूछा कि इससे बड़े में से, तो हम ऐसे करते हैं, हम इसमें से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। वो कैसे होगा, φ1s, क्योंकि हमने फ्लक्स निकाल दिया शॉर्ट सोलेनोइड में से, तो हम मैं लिख सकता हूँ N1 N2 L पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट N1 N2 पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट L, ठीक है, इंटू आई। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर है, स्ट्रक्चर में बोल सकता हूँ ये मेरा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, N1 N2 L पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट, ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब चाहे करंट मेरे यहाँ से गुजरता, इसमें से फ्लक्स देखना पड़ता, ठीक है, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहना है। तो इसका मतलब मेरे को फ्लक्स किस में से, अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया मेरे पास, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, करंट को वापस इसमें से रख रहा हूँ, क्योंकि ये पता था मेरे को करंट इसमें से फ्लक्स देखना था, तो 2 में से फ्लक्स देखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहेगा, करंट इसमें कितना चल रहा है, आई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर दो, तो बनेगा N1 N2 L पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपका फ्लक्स होगा जो सेकंड में से जाएगा, तो आपको देखने में लग रहा होगा ये सेम ही था, ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा, करंट सेम होना चाहिए, ये करंट सेम था। तो ये बड़े वाले में से, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन तो यही था कि करंट छोटे में चल रहा है, बड़े में से फ्लक्स बताओ, तो वो बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक रिंग टाइप है, ठीक है, जिसका रेडियस है स्मॉल ए, और एक नीचे रिंग है,
इसका रेडियस है बी, एक बार मैं भी क्वेश्चन देख लूँ। हाँ, रेडियस ए एंड रेडियस बी, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है जेड। इसने बोला इस क्वेश्चन में कि करंट आई चल रहा है, इसमें इसमें करंट आई चल रहा है, इसमें फ्लक्स बताना है, ठीक है। ये इसके एक्सिस पे बढ़ा है, ये जो छोटा सा रिंग है इसके एक्सिस पे बढ़ा है, इसमें करंट आई चल रहा है। तो करंट आई चलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की ओर होंगी, सीधी यहाँ इसमें से सीधी पास करेंगी, ठीक है। तो इसे सर्कल में से पास करेंगे सीधा ऐसे। तो ये दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल, एक उसके ऊपर छोटा सर्कल। तो नीचे वाले में से करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से इस छोटे वाले सर्कल में से पास करेंगे। तो ये मैंने वही बनाया। उसने पूछा इसमें से फ्लक्स कितना होगा, वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस जेड पॉइंट पे, इस जेड डिस्टेंस पे निकालनी पड़ेगी पी पॉइंट पे। तो वो कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में हम कर चुके हैं, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हो चुका है। जब यहाँ से ऐसे करंट चल रहा था इस पॉइंट पी पे मैं, ठीक है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बता चुका था, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था हल्का सा, अगर याद हो तो ऐसे ही इस करंट की वजह से इस रेडियस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, इस करंट की वजह से, इसी लूप की वजह से, 1 की वजह से 2 पे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो होगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, करंट आई है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितना है बी, बाई 2 बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और ये डायरेक्शन होगी जेड का ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर और, ठीक है। तो चाहे डायरेक्शन अभी के लिए रहने दो, ये हमारा मैग्नीट्यूड में आंसर होगा, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। तो इसकी वजह से, इस लूप की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो फ्लक्स निकालना था बी डॉट डी। अब फ्लक्स इसमें कौन से लूप में निकालना है, फ्लक्स इस वाले लूप में निकालना है, तो इसका एरिया कितना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इसमें से इतने लूप में से पास करेंगी, उसका फ्लक्स बताना है। तो क्या होगा हमारा, फाई 2 में बताना है, मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से होगी, इस लूप के कारण होगी, एरिया कितने में से पास करेंगी, 2 वाले के एरिया में से पास करेंगे। तो 2 वाले का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो मैं सिंपल इसे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पाई ए स्क्वायर से, तो बनेगा म्यू नॉट आई बी स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई ए स्क्वायर। तो आपका फ्लक्स होगा इसमें से जो पास करेगा, इसके करंट के कारण, इस लूप में करंट के कारण फ्लक्स आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर करंट हमारा यहाँ से चल रहा होता, इसकी वजह यहाँ से चल रहा होता, तो इसमें करंट जाने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स क्या होता, मतलब अब हमें क्या पूछा है, फाई 1 की वैल्यू पूछी है, लेकिन करंट क्या रखा है, सेम रखा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा, अगर मैं इस आई को यहाँ ले जाऊँ तो ये मेरा क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो क्या होती है, सेम ही रहती है, क्यों, डिस्टेंस सेम रखा हुआ है हमने, करंट सेम रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहेगी, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरी सेम रहेगी तो फाई 1 में जो इसमें से फ्लक्स पास होगा इसमें करंट की वजह से, वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सेम रहेगी इनटू करंट कितना चल रहा है इसमें आई। तो दोबारा से यही आंसर आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ यही आंसर है दोबारा से। तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। चलो थैंक यू।